हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम पढ़ रहे हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, जिसे लिखा है सतीश चंद्रा जी ने। ऑलरेडी इससे पहले मैं आर एस शर्मा की जो एशियन इंडियन हिस्ट्री है उसको कवर करा चुकी हूँ। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी नोटिफिकेशन, सभी जो वीडियोज़ के लिंक है वो बिल्कुल टाइम पर अवेलेबल हो जाएंगे। आज के हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 का पार्ट 7। क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा था तो इसलिए इसे हमने अलग अलग पार्ट में इसको पढ़ा है। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा और इसके बाद ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 को। तो चैप्टर 8 में जो आज हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ द स्टेट, रिलीजियस फ्रीडम अंडर द सल्तनत। देखिए, जो ये टॉपिक है और बुक है, ये आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ना केवल सिर्फ यूपीएससी के लिए बल्कि सभी एग्जाम्स के लिए, आपको जो हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बुक आपको वही जो बेसिक नॉलेज है वो प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए आप सभी लेक्चर्स को बिल्कुल अच्छे से सुनिए, ठीक है। और आपको जैसा भी आपको फीडबैक देना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो आप वो बाद में वीडियो को सुनने के बाद आपको जैसे भी समझ आता है उसके बाद आप हमें बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पार्ट 7, ठीक है, जिसमें आज हम नेचर ऑफ द स्टेट पढ़ेंगे और साथ में रिलीजियस फ्रीडम की किस तरह की जो रिलीजियस फ्रीडम थी सल्तनत के अंदर वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा आज का टॉपिक, नेचर ऑफ द स्टेट। जैसे कि हम सबको पता है कि हम गवर्नमेंट सोशल लाइफ पढ़ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो सोशल लाइफ थी, ठीक है ना, इकोनॉमिक लाइफ थी, वो लोगों की कैसी थी। ठीक है, ये वही टाइम पीरियड है जब दिल्ली सल्तनत के अंदर रूल चल रहा था। जब हमने पूरा देखा ना कि दिल्ली पर जो रूल चलता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, सैयद डायनेस्टी। तो वो जो पूरा टाइम पीरियड था, है ना, उसमें नेचर ऑफ स्टेट कैसा था। ओके, हमने इससे पहले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने एक एक करके सारे डायनेस्टीज़ को कवर कर लिया था। लेकिन अब हम वहाँ देख रहे हैं कि जो वहाँ पर जो कॉमन पीपल थे, ठीक है, उनकी लाइफ कैसी थी और उसका उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम था उसका उन लोगों की लाइफ पर क्या हमें प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो हम वही इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें आज हमें देखना है कि जो स्टेट था उसका नेचर क्या था। जैसे कि हमने देखा कि हमारे जितने भी लेक्चर थे लास्ट में हमने देखा कि जो तुर्किश रूलर थे इंडिया में जो आए थे, ठीक है, जिनका पूरा जो रूल चल रहा था, वो ज़्यादातर किस पे ध्यान देने वाले लोग थे, अपनी मिलिट्री पे और एरिस्टोक्रेसी पे। ठीक है, उन्हें ज़्यादा मतलब धर्म से जुड़े हुए काम भी करे हैं, उन मुद्दों में भी वो फंसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए उनकी मिलिट्री पावर और उनकी जो राज, उनका जो शासन था वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसको उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी। जो तुर्किश नॉबल थे, है ना, वो हमेशा क्या चाहते थे कि जो हाई ऑफिसेज है, जब उनकी पावर थी दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो वो हमेशा ये चाहते थे शुरुआत में तो कि उनके ऑफिस में, मतलब उनके कोर्ट में जितनी भी हाई जो पोस्ट है वो सारी किसको जाए, वो उनके खुद के लोगों को ही जाए, ना कि दूसरे हिंदुओं को जाए। और यहाँ तक कि ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ इंडिया में सिर्फ जो तुर्किश मुस्लिम ही थे, ऐसा तो था नहीं, कुछ अफगानी मुस्लिम भी थे, इंडियन मुस्लिम्स भी थे। तो वो तो ये भी नहीं चाहते थे कि दूसरे जो इंडियन मुस्लिम्स हैं या फिर जो अफगानी मुस्लिम हैं उनको भी वो हाई पोस्ट मिले। उनको लगता था कि हम जो तुर्किश हैं हमारा रूल है, और तो जो हमारे लोग हैं हम उन्हीं को दें, उन्हीं वाले मुस्लिम्स को दें। ठीक है, तो ये जो तुर्किश नॉबल थे इनका तो ऐसा मानना था। द नोबिलिटी एक्वायर्ड अ ब्रॉडर बेस ओनली अंडर द तुगलक। लेकिन तुगलक का जब टाइम आया, जब तुगलक डायनेस्टी आई, तो ये जो नोबिलिटी थी ये हमें थोड़ी अब अलग तरीके से देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर क्या हुआ, नोबल बर्थ still remain a very important qualification for high office. The vast majority of the Muslim as well as the Hindu had therefore little opportunity for occupying हाई ऑफिस ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अभी भी जो तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड आया था, यहाँ एक चीज़ तो अभी भी वही चलती आ रही थी जो पुराने टाइम से चलती आ रही थी। वो ये थी कि अगर आप किसी नोबल फैमिली में आपका बर्थ हुआ है तो वो तो ये मान लीजिए कि सोने पे सुहागा हो गया आपके लिए, है ना। तो वो तो बिल्कुल आपको एक एडवांटेज है आपके पास, है ना, कि उससे तो आपको जो हाई पोस्ट है वो मिल ही जाएगी। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आप वाकई में काबिल हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, अगर वो वाकई में काबिल है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो रास्ते थे अपॉर्चुनिटी के, ठीक है, हाई ऑफिस के लिए, वो इस टाइम तक, तुगलक डायनेस्टी के टाइम तक खुल गए थे कि अगर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, दूसरा मुस्लिम मतलब अफगानी मुस्लिम है या इंडियन मुस्लिम है, अगर वो वाकई में ही काबिल है तो उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी। ठीक है, of course, the Muslim in the town had a better chance of being enrolled in the armies and of getting state employment. थोड़ा मुस्लिम्स के लिए इजी था, ठीक है, उनका जो चांस था आर्मी में जाने का या एम्प्लॉयमेंट का वो थोड़ा इजी था, कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा मुस्लिम मुस्लिम हो जाता था। The Hindus dominated trade and constituted the ruler aristocracy and the lower administrative wings without whose cooperation the state could not function. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो तुर्किश बाहर से जो रूलर्स आते थे वो ज़्यादातर जहाँ भी अपना राज्य बसाते थे तो उस टाइम पे वो एक अर्बन एरिया माना जाता था।
ठीक है। तो वो वहीं के जो हिंदू होते थे, जो शहर वाले जो हिंदू होते थे, वो उन्हीं पर ज़्यादा जोर करते थे या उन्हीं को टॉर्चर करना या उन्हीं का धर्म परिवर्तन करवाना वो करते थे। लेकिन अभी भी जो गांव में जो रूरल वाला जो एरिया था, वहाँ अभी भी जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे उनकी चलती थी। तो गांव तक कभी भी इन सुल्तान ने, जो ये सल्तनत के जो सुल्तान थे, इन्होंने कभी गांव में ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं करी है ना, कि गांव में जाके कोई धर्म का प्रचार करें या वहाँ पर जाके लोगों को टॉर्चर करें, या उनसे नहीं। सिर्फ ये सारे काम वो छोड़ दिया करते थे जो हिंदू लैंडलॉर्ड होते थे, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, उनको टैक्स चाहिए था कि भाई हिंदू लैंडलॉर्ड है जो गांव वगैरह में, कि आप हमें टैक्स देते रहो, तुम अपना गांव में रूल करो, हम अपना यहाँ शहर में दिल्ली में बैठ के, आगरा में बैठ के हम यहाँ पर रूल करेंगे। तो इसीलिए जो हिंदू एरिस्टोक्रेसी थी, वो गांव में अभी भी ऐसी की ऐसी ही बनी हुई थी, क्योंकि गांव में ना तो लोगों को इतनी जानकारी थी, ऊपर से जो उनके ऊपर रूल करने वाले उनके जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे वो भी हिंदू थे। तो गांव का अपना अलग ही चल रहा था और शहर का अपना कुछ अलग ही चल रहा था। अ काइंड ऑफ टैक्टिव शेयरिंग of power between the ruler Hindu aristocracy and the city-based administration, there's a factor of capital importance for Delhi सल्तनत। और कहीं ना कहीं ये दोनों के लिए एक एडवांटेज भी थी। भाई आपको सोचो, जो दिल्ली में सुल्तान बैठा है, उसको क्या पड़ी है कि वो गांव में जाके बिना मतलब में हंगामा करे कि भाई धर्म परिवर्तन, उसे वहाँ से टैक्स चाहिए, और बाकी तो जो उसका कारोबार है सब चल ही रहा है बढ़िया शहर में। और वहीं जो हिंदू लैंडलॉर्ड है, वो क्यों जाके जो सुल्तान है उससे लड़ाई झगड़ा मोल ले, है ना भाई, उसका अपना गांव में वो लोगों पे अच्छे खासी हुकूमत कर रहा है। तो दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपने अपने जो एक होता है ना, अपनी अपनी रोटी सेकना, ठीक है, तो वही वो लोग यहाँ पर बढ़िया तरीके से दोनों कर रहे थे। ठीक है। यहाँ पर अगर कोई पिस रहा था तो वो बेचारा गरीब आदमी था। ठीक है। Often given a religious color, the basic causes for the struggle between them were secular, such as fight for power, land, or rather for the share of the surplus produced by the land, since land was not generally sold in those times. अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि ऐसा नहीं था कि हमेशा ही बड़े अच्छे से ये लोग रहते थे कि भाई बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कि तुम गांव में रूल करो, हम शहर में कर रहे हैं। ऐसा नहीं था, कभी कभी इनमें झगड़ा भी देखने के लिए मिलता था, और इसको बोलते थे रिलीजियस कलर, कि ना धर्म के नाम पर झगड़ा बोल दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर कोई भी धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं करता था, बल्कि सबका जो हम कहेंगे जो कारण थे झगड़ा करने के, वो सबके सेक्युलर थे। सबको क्या चाहिए थी, पावर चाहिए थी, तो पावर के लिए झगड़ा करते थे, लैंड के लिए झगड़ा करते थे। ठीक है। वहाँ पर उन्हें अपने धर्म की नहीं पड़ी है, वहाँ पर वो एक पावर, लैंड, ठीक है ना, अपने स्टेट के लिए झगड़ा करते थे। जो मुस्लिम थे, ठीक है, यहाँ तक कि वो भी आपस में झगड़ा करते थे, जिससे कि मतलब उन्हें होता ना भाई, अपने अगर आपके आसपास भी लोग हैं, भले ही वो आपकी कम्युनिटी के हैं, लेकिन कंपटीशन वहाँ भी रहता है। In a formal sense, the state was Islamic, and the Sultan were keen to emphasize the Muslim character of the state and to follow the holy law Sharia as far as possible. तो देखिए, जब वो उस समय जो सुल्तान है, अगर वो मुस्लिम है, तो ऑब्वियस सी बात है उस स्टेट को इस्लामिक स्टेट ही कहा जाएगा। तो यहाँ पर भी उस समय इस्लामिक स्टेट ही माना जाता था भारत को। ठीक है। जो सुल्तान थे, वो यहाँ पर क्या करते थे, मुस्लिम कैरेक्टर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा तो वो एम्फेसाइज करेंगे ही भाई, है ना। एंड टू फॉलो द जो होली लॉ था उनका, जो शरिया था, वो चाहते थे कि उसे फॉलो करवाया जाए। ठीक है। जितना हो सके उतना उसे फॉलो किया जाए। दिस ऑल्सो मीन नॉट अलाउइंग एनी ओपन वायलेशन ऑफ द इस्लामिक लॉ। ठीक है। और ऐसा भी नहीं था कि अगर कोई नहीं मान रहा है तो वो अपने जो लॉ है उसकी बेइज्जती करा लें। ठीक है। ऐसा भी नहीं था। They appointed Muslim divines to profitable office of state and granted revenue-free lands to many of them. उन्होंने इस काम के लिए जो मुस्लिम जो थियोलॉजियंस थे, ठीक है ना, उनको बनाया, ठीक है ना, उनको रखा कि ठीक है आप इस काम में लगे रहो, है ना, क्योंकि वो तो जो मुस्लिम थियोलॉजियंस थे वो तो ज़्यादातर यही चाहते थे, एक बार को सुल्तान चाहे ना चाहे, लेकिन जो काजी वगैरह थे वो यही चाहते थे कि जितना हो सके हम धर्म का प्रचार करें, अपने जो मुस्लिम धर्म है उसका प्रचार करें, इस्लाम धर्म का। ठीक है। और उसके लिए सपोर्ट कौन करता था, सुल्तान करता था। वी आर टोल्ड दैट ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश अ पार्ट ऑफ मुस्लिम डिवाइंस अप्रोच द सुल्तान एंड आस्क्ड हिम टू इन्फोर्स द मुस्लिम लॉ स्ट्रिक्टली एंड गिविंग द हिंदूज द ऑप्शन ऑफ ओनली इस्लाम और डेथ। इल्तुतमिश के टाइम पे जो मुस्लिम डिवाइंस थे, जो ये काजी वगैरह थे, इन्होंने इल्तुतमिश से क्या कहा कि आप क्या करो, आप यहाँ पर जो हमारा जो हिंदुस्तान है, ठीक है, वहाँ पर क्या करो, आप मुस्लिम लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोल दो। ठीक है। और लोगों के पास, जो हिंदू लोग हैं, उनके पास ऐसा ऑप्शन रखो कि या तो मुस्लिम लॉ को अपना लो, ठीक है, इस्लाम को अपना लो, या फिर तुम्हें मार दिया जाएगा, डेथ और इस्लाम, बस ये दो ही ऑप्शन रखो। तो फिर क्या होगा भाई, लोग मरना क्यों पसंद करेंगे, वो कहेंगे ठीक है इस्लाम अपना लेते हैं। उन्हें उन्हें ऐसा लगा कि भाई लोग मरना नहीं चाहेंगे, इस्लाम को अपना लेंगे। On behalf of the Sultan, his wazir told the theologians that this was impractical and impolitic since the Muslims were so little as salt in a dish of food. लेकिन जो वज़ीर था उस समय सुल्तान का, इल्तुतमिश का जो वज़ीर था, उसने उन काजियों को क्या कहा, उन थियोलॉजियंस को क्या कहा कि ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉलिटिक है,
क्योंकि अगर देखा जाए तो मुस्लिम्स की तादाद जो उनकी पॉपुलेशन है वो बहुत कम है ना। और अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो इससे क्या होगा, उससे हमारा ही नुकसान होगा। अभी जितना हो सकता है शांति से जो रूल हो रहा है करते रहो, जितने लोग चाह रहे हैं इस्लाम को अपनाना अपनाने दो, जो नहीं चाह रहे हैं उनको छोड़ दो, कोई ज़बरदस्ती मत करो, ये हमारे लिए ही मुश्किलात पैदा कर देगा। The Sultan had to supplement the Muslim law by framing their own regulation. Zabawit and Alauddin Khilji told the leading Qazi of the city that he did not know that what was lawful or unlawful but framed laws according to the needs of the state. जो सुल्तान थे उन्होंने क्या सप्लीमेंट द सुल्तान हैड टू सप्लीमेंट द मुस्लिम लॉ बाय फ्रेमिंग देयर ऑन रेगुलेशन। तो कभी कभी जो सुल्तान होते थे अपने जो मुस्लिम लॉज होते हैं उनको फ्रेम करवा के मतलब लोगों के लिए नई नई जो रेगुलेशंस वगैरह हैं वो निकलवाते रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने काजी से क्या कहा था कि उसको नहीं पता क्या लॉफुल है क्या अनलॉफुल है, ठीक है, लेकिन उसको ये पता है कि अपने स्टेट को चलाने के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है। दिस इज़ वाई द हिस्टोरियन बर्नी रिफ्यूज्ड to consider the state in India as truly Islamic but one based on the worldly secular consideration। इसीलिए जो बर्नी जो उस समय जो ऑथर थे ये, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या कहा है कि उस समय हम ये कह सकते हैं जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और कुछ सुल्तान रहते थे उन जब उन्होंने ये देखा कि उन्होंने अपना जो धर्म है उसको अलग रखा और जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो अपने स्टेट को कैसे चलाना है उस चीज़ को एकदम अलग रखा। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर उनकी प्रेफरेंस थी जो उन्होंने सबसे पहले जो रखा वो उन्होंने अपने स्टेट को देखा और धर्म को थोड़ा पीछे रख दिया। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि उस समय जो भारत था वो ट्रूली इस्लामिक था, क्योंकि लोगों के साथ ये नहीं कह रही मैं कि बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं हुई है, थोड़ी बहुत लोगों को जानबूझ के फोर्स करवाया गया है, लेकिन ये टारगेट बिल्कुल नहीं था कि हमें सिर्फ यही चीज़ करनी है, हमें सिर्फ कन्वर्जन ही कराने हैं, या उन्होंने बिल्कुल माइंड सेट ऐसा बना दिया था कि हमें तो यहाँ बिल्कुल इस्लाम धर्म ही फैलाना है, ऐसा उनका कोई मोटिव नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर जो सेकुलर जो कंसिडरेशन होती थी उसको बोलते थे जहांदरी, ठीक है ना, जहांदरी जिन्हें धर्म वगैरह से अलग रख के जिन चीज़ों को देखा जाता था और किया जाता था, ठीक है। As for the Hindu subject, from the time of the Arab invasion of the Sindh, they had been given the status of zimmis or protected people, those who accepted the Muslim rule and agreed to pay tax called जजिया, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो टैक्स वगैरह हैं वो भी लगाए गए, जिनमें अगर हम पहला टैक्स देखें तो वो था जजिया। शुरुआत में जो जजिया था, हम सबको जजिया के नाम से ये पता चलता है कि जो लोग हिंदू होते थे उन पर यह टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। लेकिन शुरुआत में जो जजिया था वो कोई ऐसा टैक्स नहीं था, वो एक नॉर्मल टैक्स था जो सबको देना पड़ता था, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। लेकिन बाद में इस जो टैक्स है इसको धर्म से जोड़ दिया गया और ये सिर्फ किन के लिए रह गया, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए रह गया। दिस वॉज रियली अ टैक्स इन लिeu ऑफ मिलिट्री सर्विस वॉज पेड ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल अकॉर्डिंग टू द मीन। जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी लोग मिलिट्री वगैरह में काम करें सब पे ये टैक्स लगता था। वुमेन, चिल्ड्रन एंड द इंडिजेंट हु हैड इनसफिशिएंट मीन्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट। भाई जिन लोगों के पास अपना काम धंधा कुछ नहीं था, जैसे बच्चे हो गए, औरतें हो गई, है ना, तो उनको इस टैक्स से बाहर रखा गया था। ब्राह्मण्स को भी इससे बाहर रखा गया था। दिस वॉज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द मुस्लिम लॉ। एट फर्स्ट जजिया वॉज कलेक्टेड अलॉन्ग विद लैंड रिवेन्यू। शुरुआत में जो जजिया था वो लैंड रिवेन्यू के साथ कलेक्ट किया जाता था। इनफैक्ट इट वॉज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश जजिया फ्रॉम द लैंड रिवेन्यू सिंस ऑल द कल्टिवेटर्स वॉज हिंदू। लेटर फ्रोज वाइल एबॉलिशिंग मैनी इलीगल सीजेज एंड मेड जजिया सेपरेट टैक्स। बाद में जो फिरोज है, जो फिरोज शाह तुगलक है, उसने जजिया को एक अलग से टैक्स बना दिया। शुरुआत में तो कि मैंने कैसे बताया कि रिवेन्यू के तौर पर लिया जाता था, लैंड रिवेन्यू के तौर पे, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को बिल्कुल अलग कर दिया, ठीक है, और इसने ब्राह्मण्स पे भी लगा दिया कि अब तक तुमने बड़े मजे कर लिए, ठीक है, अब ये टैक्स तुम भी दोगे, ठीक है। Sometimes the theologians who were in the charge of collecting the tax tried to use it to humiliate and harass the Hindu, and however jizya by itself could not be means to force the Hindus to convert the Islam, ठीक है। तो कभी कभी जो ये मुस्लिम थियोलॉजियंस होते थे ये बड़े ह्यूमिलेट करते थे हिंदुओं को इस टैक्स के जरिए। और जो जजिया था वो शुरुआत में कोई इसलिए नहीं था कि वो हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट कराना चाहते थे, ठीक है। हमें ये लगता है कि धर्म के टैक्स इसीलिए लगाया होगा जिससे कि वो हिंदुओं को ये दिखा सके कि भाई या तो टैक्स दो या वरना तो तुम इस्लाम को अपना लो। ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ सबको क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, सबको टैक्स चाहिए था अपने स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कि इसकी ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो किस फॉर्म में आएगा, वो टैक्स की फॉर्म में आएगा, ठीक है। In general, it might be said that the medieval states were not based on the idea of equality, but on the notion of privilege। इसमें कहा गया अगर हम मेडिवल टाइम को देखें, ठीक है, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम वहाँ पर अगर बनाते हैं, हम उसे देखते हैं, तो यहाँ हम ये कहेंगे कि वहाँ पर इक्वालिटी वाला जो आइडिया था बिल्कुल वो तो बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर कौन सी विचारधारा चल रही थी, प्रिविलेज, ठीक है ना, कि कौन किस धर्म में पैदा हुआ है उस हिसाब से उसको कितनी प्रिविलेज मिल रही है,
उसको फिर उस हिसाब से कितनी इज्जत देनी चाहिए, तो उस पर सब कुछ चल रहा था, इक्वालिटी जैसा कुछ नहीं था। बिफोर द टर्क्स द राजपूत टू सम एक्सटेंट द ब्राह्मण फॉर्म द प्रिविलेज सेक्शन। इन तुर्क्स के आने से पहले, सल्तनत के आने से पहले, जो यहाँ पर जो प्रिविलेज जो सेक्शन था वो राजपूत को माना जाता था और ब्राह्मण्स को माना जाता था। लेकिन बाद में राजपूत और ब्राह्मण्स को किसने रिप्लेस कर दिया? तुर्क्स ने कर दिया। ठीक है, तुर्क्स ने इनकी जगह ले ली। Later, the Turks and the other, including the Iranian, Afghanian and a narrow group of Indian Muslim, formed the privileged section. धीरे धीरे जब मुस्लिम्स जो स्टेट थी उनका आना यहाँ भारत में बहुत ज़्यादा हो गया, अफगानी, ठीक है, ईरानी, ये सब आ गए, तो इन्होंने यहाँ जो इंडिया में जो पहले से जो प्रिविलेज सेक्शंस थे उनकी पावर को बहुत कम कर दिया, और सारा अब जो हम कह सकते हैं कि एक प्रिविलेज सेक्शन में जो ग्रुप आने लगा वो इन्हीं का आने लगा। ठीक है, जो ईरानियन, अफगानियंस थे, ठीक है ना, उनका आने लगा, सॉरी अफगान्स थे जो, उन्हीं का आने लगा। ठीक है, द मुस्लिम थियोलॉजियंस वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस प्रिविलेज ग्रुप, और जो मुस्लिम थियोलॉजियंस थे वो क्यों पीछे रहते, वो भी इस ग्रुप में आते थे। फॉर द लार्ज बल्क ऑफ द हिंदूज हु वर नॉट इंक्लूडिंग इन द प्रिविलेज ग्रुप अर्लियर, दिस चेंज डिड नॉट इफेक्ट देयर डेली लाइफ विच कंटिन्यू इन द सेम मैनर एज बिफोर। अब यहाँ पर नुकसान किसका हुआ? जैसे कि हमने देखा कि इन सबसे पहले अगर भारत में किसी को प्रिविलेज सेक्शन के अंदर माना जाता था तो वो राजपूत और ब्राह्मण्स थे। तो अब जब ये लोग आ गए तो किसको फर्क पड़ेगा? राजपूत और ब्राह्मण्स को तो फर्क पड़ेगा, पावर जा रही है तो किसकी जा रही है? उनकी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो पहली से जिनको वैश्यास हो गए, शूद्र हो गए, चंडाल हो गए, उनकी तो पहले भी कोई इज्जत नहीं समझी जा रही थी। ठीक है ना, उनकी तरफ से ये आए या वो आए, उनकी तो पहले भी वही इज्जत थी और अब भी वही थी ना, उनको पहले कुछ सुविधा थी, बल्कि अब थोड़ी फिर भी मिलने लग गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए जो बहुत ही कॉमन जो पीपल थे, ठीक है, जो गरीब लोग थे, है ना, आप ये कह सकते हैं, उनकी लाइफ पे इस चीज़ का कोई भी असर नहीं पड़ा कि अभी पावर में ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, ठीक है, तुर्क्स हैं, अफगान्स हैं, उनको इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ा। अगर किसी की लाइफ पे फ़र्क पड़ा तो वो पड़ा किसकी? राजपूत और ब्राह्मण्स की। ठीक है, वाइल क्लेमिंग टू द इस्लामिक द स्टेट वॉज मिलिटरिस्टिक एंड एरिस्टोक्रेटिक इन कैरेक्टर। ठीक है, जो इस्लामिक स्टेट था वो ज़्यादा जो मिलिट्री वाला स्टेट था, भाई अपना मिलिट्री बड़ी पे बहुत ध्यान देता था, और दूसरा अपनी एरिस्टोक्रेसी पे कि भाई हमारी जो पावर है वो ना छिन जाए। ठीक है, बीइंग डोमिनेटेड बाय द नैरो लिक ऑफ द मिलिट्री लीडर्स एंड हेडेड बाय अंडर द कंट्रोल ऑफ सुल्तान। इसको कंट्रोल कौन करता था? सुल्तान कंट्रोल करते थे। हालांकि जो मुस्लिम थियोलॉजियंस थे वो बहुत अपनी अपनी चलाते थे, लेकिन जो अच्छे अच्छे जो सुल्तान आए हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल किया है, उनका मानना यही था कि आप सिर्फ किस में काम दो, जो हमने आपको ये इस्लाम वाला काम दिया है, ठीक है ना, धर्म वाला काम दिया, उसको करो, लेकिन जहाँ पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की बात आएगी वहाँ पर पीछे रहो, वरना तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ इस तरह वाली बात थी। ठीक है, और इसी वजह से वो जो रूलर्स थे वो एक लंबे टाइम तक टिक पाए, क्योंकि उनको पता था कि वो हिंदुस्तान में है, यहाँ पर हिंदू ज़्यादा है, मुस्लिम उतने नहीं है, और ऊपर से अगर हमने ये हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करना शुरू करा तो जितने चैन से हम अभी अपना रूल कर रहे हैं आगे नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि लोगों को भड़कने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो इसलिए पीसफुली करते रहो, जितने लोग अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रहे हैं हो जाएंगे, जितने नहीं होना चाह रहे तो नहीं होंगे, टैक्स देते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा नेचर ऑफ स्टेट था जो हमने पढ़ लिया। सेकेंड टॉपिक है रिलीजियस फ्रीडम अंडर द सल्तनत। अब रिलीजियस फ्रीडम कैसी थी सल्तनत के अंदर? देखिए, बात करें द एक्सटेंट ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द नॉन मुस्लिम अंडर दिल्ली सल्तनत में बी सीन इन दिस कंटेक्स्ट इन द अर्ली फेज ऑफ द कॉन्क्वेस्ट मैनी सिटीज वर सेक्ट। शुरुआत में देखिए जो बाहर से जो ये मुस्लिम आते हैं, ठीक है ना, ये जो यहाँ पर भी थे, इन्होंने बहुत सारे जो मंदिर है उनको लूटा था। ठीक है, और उनका स्पेशल टारगेट ही यही होता था मंदिरों के लिए, क्योंकि उनको पता था कि हमारे मंदिरों में, ठीक है, जो हिंदू टेम्पल है उनमें बहुत ज़्यादा क्या है, धन है, सोना है। ठीक है, तो इनका मेन टारगेट यही होता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ नंबर ऑफ हिंदू टेम्पल्स वर कन्वर्टेड इनटू मॉस्क्यू। बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को इन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट करा दिया, जैसे कि कुव्वत उल इस्लाम है, ठीक है, मॉस्क्यू था जो कुतुब मीनार के पास, ठीक है ना, वो ऐसे ही कन्वर्ट कराया गया था। फॉर्मली इट हैड बीन अ विष्णु टेम्पल, इससे पहले ये विष्णु टेम्पल हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको मस्जिद में कन्वर्ट करा दिया। इन ऑर्डर कन्वर्ट इट इनटू अ मॉस्क्यू द इनर सैक्टम विच कंटेन द deity was pulled down in front of the screen of the ark containing inscribed verses from the Quran was put up। ठीक है, बहुत सारे जो हिंदू मूर्ति वगैरह थी मंदिर वगैरह के अंदर, जिनको ये लूट पाट कर लिया करते थे या जिनको मंदिर में कन्वर्ट करा दिया करते, वो सॉरी मस्जिद में कन्वर्ट करा दिया करते थे, तो वहाँ से ये मूर्ति वगैरह जो देवी देवताओं की होती है उनको हटा के और अपने जो कुरान की जो वो होती है ना, राइटिंग्स होती हैं, ठीक है, उनको वहाँ पर लिखवा दिया करते थे। पिलर्स फ्रॉम मैनी टेम्पल्स वर यूज टू पुट अ क्लॉस्टर अराउंड द कॉर्टयार्ड। ठीक है, जो मंदिर के पिलर वगैरह होते थे उनको अपने महल वगैरह में ले जाके अपने कॉर्टयार्ड में लगा दिया करते थे। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे काम ये करते थे।
दिस वॉज डन इन अ नंबर ऑफ अदर प्लेसेस। तो ये बहुत सारी जगह पर हुआ है, जैसे कि अजमेर और दुनिया कह रही वो अलग से जो नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारी जगह पर ऐसा हुआ है। बट एज सून एज द तुर्क्स वॉज सेटल्ड दे स्टार्ट बिल्डिंग देयर ओन मॉस्क्यूज। लेकिन जैसे जैसे जो तुर्क्स थे अब वो भारत पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया, भारत को अपना समझना शुरू कर दिया, क्योंकि जो फिर अगर मान के चलिए अभी कभी आप नहीं आए हो, लेकिन वहाँ फिर आपकी जो आने वाली जनरेशन है, फिर उसकी जनरेशन है, वो ऐसे सेट होती जा रही है, तो फिर उसको वो जगह अपनी लगने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके साथ भी यही हो रहा था। बाद में फिर क्या हुआ, जब ये यहाँ पर बहुत अच्छे से सेटल हो गए, इन्होंने यहाँ पर नई बिल्डिंग्स बनवाई, अपने खुद के मॉस्क्यूज बनवाए। ठीक है, और देयर पॉलिसी टुवर्ड टेम्पल्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ द हिंदूज जैन रेस्टेड ऑन द मुस्लिम लॉ शरिया विच फॉरवर्ड न्यू प्लेस ऑफ वर्शिप बीइंग built in opposition to Islam, but it allowed the repair of old temples. This building cannot last forever. बहुत सारी मस्जिद तो बनवा ही रहे थे और आगे बनवाते ही जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू जो टेम्पल्स थे उनके प्रति भी थोड़े टॉलरेंस हो गए थे, उनको भी तुड़वाया नहीं इन्होंने फिर, और उनको रिपेयर करवाया। ठीक है, दिस मीन दैट देयर वॉज नो बैन ऑन इरेक्टिंग टेम्पल इन द विलेज। शहर में तो ज़्यादातर ये मंदिर मॉस्क मतलब सॉरी जो मस्जिद वगैरह थे वही बनवाते थे। जैसे मैंने कहा ना कि जो शहर वाला जो पार्ट था वहाँ पर सुल्तान रहते थे, उनकी आर्मी, ठीक है ना, उनके जुड़े हुए लोग, वो उनकी सारी पावर वहाँ थी। लेकिन गाँव में अभी भी हिंदू लैंडलॉर्ड्स और उनके अंदर बहुत सारे हिंदू गाँव बसे हुए थे, तो इसीलिए गाँव में अभी भी बहुत ज़्यादा क्या बन रहे थे इस टाइम पर भी टेम्पल्स बन रहे थे। अगर वहीं देखें हम शहर में, तो शहर में मॉस्क्यूज बन रहे थे। ठीक है, मतलब जहाँ जैसे लोग रह रहे हैं वहाँ पर वैसा चल रहा है, और गाँव में मंदिर बन रहे, तो इससे सुल्तानों को कोई दिक्कत भी नहीं थी। सिंस टेम्पल्स कुड बी बिल्ड विद इन द प्राइवेसी ऑफ होम, यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी आपको टेम्पल्स मिलेंगे इस टाइम के। ठीक है, बट दिस पॉलिसी ऑफ लिमिटेड टॉलरेंस वॉज नॉट फॉलोड इन टाइम्स ऑफ वॉर। दिस द एनिमीज ऑफ इस्लाम वेदर ह्यूमन बींग और गॉड वर फॉट एंड द डिस्ट्रॉय। लेकिन कभी भी जब झगड़ा वगैरह होता था, ठीक है ना, मान चलिए कोई आर्मी आई, ठीक है, और उसने किसी हिंदू का जो गांव वगैरह है वहाँ पर अटैक कर दिया, तो उस टाइम पर वे ना सिर्फ उन लोगों को परेशान करते थे, उनके घर तोड़ दिया करते थे, उनके मंदिर तोड़ दिया करते थे, तो ये चीज़ें होती थी। ठीक है, in time of peace, however, within the Turkish territories and in those areas where the Rajas had submitted to the Muslim rule, the Hindus practiced their religion. लेकिन कभी कभी क्या होता था, अटैक करने से पहले ही अगर उस गांव के या उस जगह के राजा ने ये बोल दिया जो सुल्तान के सामने कि ठीक है हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को आपके सामने हम क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर दे रहे हैं, ठीक है, हम आपके अंडर रहेंगे, रूल करेंगे, तो उस केस में जो ये जो आर्मीज़ होती थी, ठीक है ना, मुस्लिम आर्मी होती थी, वो उन लोगों को, उन हिंदी लोगों को या उनके गांव को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे, और ना उनको उनके धर्म से मानने से मना करते थे। फिर तो उनको फुल्ली सपोर्ट है ना, क्योंकि भाई किसी भी जगह पे अटैक क्यों हो रहा है, वो अटैक इसलिए हो रहा है कि उसको अपने अंडर करना है और वहाँ से सारा रेवेन्यू जनरेट करना है ना। लेकिन वो पहले से ही बिना लड़ाई झगड़े के वहाँ मान गए कि ना हम तो आप ही के अंडर है जी, और हम सारा टैक्स आप ही को देंगे, तो वहाँ क्यों लड़ाई झगड़ा करेंगे, है ना। तो इसलिए वहाँ पर शांति शांति सब कुछ बढ़िया चलता रहता था। According to Barni, Jalaluddin Khilji observed that even the capital provincial center, the idols were publicly worshipped and the text of Hindu is publicly preached. The Hindu passed beneath the wall of the royal place in a procession, singing, dancing, being drum to immerse the idol in the Yamuna, and I am helpless, he said. ठीक है, तो ये सारी सब चीज़ें होती थी जो अलाउद्दीन खिलजी ने बताई हैं। ठीक है, despite the pressure of a section of the orthodox theologians and the narrow approach of some of the sultan and their supporters, this policy of tolerance within limits was maintained during the sultanate, and though occasional lapse, sometimes prisoner of war were converted or criminal exempted from the punishment if they accepted Islam. ऐसी ऐसी कंडीशन रखी जाती थी जो खासकर जो ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियंस होते थे, है ना, ऐसे मुस्लिम काजी जो अपनी विचारधारा को लेकर बड़े ही वो होते थे, कट्टर ये कहो, तो उनकी अप्रोच हमेशा यही होती थी कि वो सुल्तान को भड़काएं और सुल्तान से सपोर्ट लें कि जितना हो सके इस्लाम धर्म को फैलाओ। कभी कभी ये बोल दिया करते थे, जैसे कहीं पर अटैक करा और अटैक में बहुत सारे प्रिजनर ऐसे आ गए जो हिंदू है, तो उनसे बोला जाता था कि अगर तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओगे ना तो तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी। ऐसी चीज़ें करते थे। ठीक है, फिरोज एग्जीक्यूटेड अ ब्राह्मण ऑन चार्ज ऑफ अब्यूजिंग द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। फिरोज ने बहुत सारे जो कोई ब्राह्मण थे उनको भी मरवा दिया था जब उन्होंने बुरा बोला था किसके बारे में, जो इस्लाम के प्रॉफिट है उनके बारे में। ऑन द होल कन्वर्जन टू इस्लाम वर नॉट इफेक्टेड विद इन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्वर्ड। देखिए, जितना भी इस्लाम में, ये कहना तो गलत होगा कि उस समय जिन लोगों ने भी इस्लाम धर्म को अपनाया तो वो सिर्फ तलवार की नोक पर नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोगों ने ये काम अपनी खुशी से भी करा, जैसे कि हिंदू सोसाइटी में उस समय बहुत सारी कास्ट ऐसी थी जिनको बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया जाता था, तो उन्होंने सोचा हम अपना धर्म बदल लेते हैं, है ना, हम इस्लाम को अपना लेते हैं तो कुछ हमारी कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। कुछ ने ये सोचा कि भाई हिंदुओं को अच्छी पोस्ट नहीं मिल रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इस्लाम धर्म में खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो फिर हमें जो तुर्किश जो सल्तनत है उसके अंदर हमें अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। तो कुछ को तो ज़बरदस्ती बनाया गया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुए। ठीक है,
द मुस्लिम रूलर्स हैड रिलीज दैट हिंदू फेथ वॉज टू स्ट्रॉन्ग। तो जो मुस्लिम रूलर्स हैं उन्होंने कहा कि जो हिंदू फेथ थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया कि तुम इस्लाम धर्म को अपनाओ वरना तुम्हें मार दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने से मना कर दिया। जबकि उनको कहीं ना कहीं पता था कि जो इस्लाम धर्म है वो एक ट्रू रिलीजन है। ऐसा जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया हैं, आप सभी जानते हैं, सूफी संत रहे हैं दिल्ली में, ठीक है, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे हिंदुओं को पता था ये बात कि जो इस्लाम है वो भी एक ट्रू रिलीजन है, लेकिन उसके बाद भी वो इस्लाम को नहीं मानना चाहते थे, उसमें नहीं कन्वर्ट होना चाहते थे। वो अपने धर्म को लेके वो इतने ज़्यादा मतलब अटैच थे, हम ये कहेंगे। बर्नी ऑल्सो सेज दैट अटैम्प्ट टू यूज फोर्स हैड नो इफेक्ट ऑन द हिंदूज। तो बहुत सारे हिंदुओं पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं हुआ ये सोच के कि भाई आप उन्हें मार दोगे है ना, या आप उनको परेशान करोगे, नहीं। कन्वर्जन टू इस्लाम वर ड्यू टू होप्स ऑफ पॉलिटिकल गेन और इकोनॉमिक एडवांटेजेस। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो इस्लाम में जो कन्वर्जन थे वो इसलिए हुए जैसे कि पॉलिटिकल पावर मिल जाए, कुछ इकोनॉमिक एडवांटेज मिल जाए, उनकी जो सोशल पोजीशन है वो इंप्रूव हो जाए मुस्लिम बन के, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट रूलर थे, ट्राइबल चीफ, उन्होंने भी खुद को कन्वर्ट कर लिया यही सोच के कि उनको अब शायद अच्छा काम मिल जाए, उनको कुछ रिस्पेक्ट मिल जाए, ठीक है। जैसे कि वेस्ट पंजाब है, कश्मीर है, ईस्ट बंगाल है, तो यहाँ के जो ट्राइबल पीपल्स थे वो पहले किस में लगे होते थे, हमेशा कल्टिवेशन में लगे होते थे, ठीक है। दे चेंज देयर अर्लियर बिलीफ एंड एक्सेप्टेड द फेथ ऑफ रूलिंग एलिमेंट इन द केस इस्लाम। बाद में उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उन्होंने अपनी बिलीफ को चेंज करा और उसके चलते उन्होंने जो इस्लाम धर्म है उसको अपना लिया। कुछ अपनी खुशी से करते थे, कुछ को मजबूरन करना पड़ता था। In the towns, many artisans following the new craft introduced by the Turks and depending on the patronage of the ruling class। तो ये बताया है कि नए नए जो टाउन्स इस्टेब्लिश होते थे वहाँ पर कुछ नया क्राफ्ट वगैरह इंट्रोड्यूस किया जाता था तुर्क्स के थ्रू, ठीक है। जस्ट सच एस वीवर्स, वर्कर्स, पेपर मेकर्स, ठीक है। ये सब लोगों ने क्या करा, अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया यही सोच के कि हमें अब जो तुर्क्स हैं वो नई नई जो टाउन लगा रहे हैं वहाँ पर काम वाम मिल जाएगा, हमारी जो कुछ सोशल जो पोजीशन है कुछ इंप्रूव हो जाएगी। सूफी सन टू प्लेड अ रोल थ्रू वेरी जनरली अन concerned with the conversion and welcome both the Hindus and Muslim to their discourse। ज़्यादातर जो लोगों का इस्लाम में जो एक विश्वास जागा है वो किसकी वजह से जागा, जो सूफी संत थे। और ये सूफी जो संत थे ये किसी को फोर्स नहीं करते थे कि आओ आओ हमारे धर्म को अपनाओ, नहीं, बल्कि इनका नेचर ऐसा होता था कि ये हर तरह के लोगों की मदद करते थे। इनके हम ये कह सकते हैं मदद करने के लिए ये हिंदुओं जो हिंदू थे उनका भी वेलकम करते थे और जो मुस्लिम्स थे ये उनका भी वेलकम करते थे, ठीक है ना, सबकी मदद करते थे। और इन्हीं के काम से प्रेरित होकर बहुत सारे जो लोग थे वो उनसे प्रभावित होकर वो अपना धर्म बदल लिया करते थे, ठीक है। जो सूफी संत थे और उन्होंने इस्लाम को एक अच्छी नज़र से दिखाया, लोगों के आगे रिप्रेजेंट करा, क्योंकि भाई अगर आप किसी को तलवार की नोक पे ये बोल लोगे धर्म में वो क्यों ही करेगा, है ना। तो लगेगा कि आप खुद जिस धर्म से हो वो इंसान खुद ऐसा काम कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी अप्रोच को फैलाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो जिस चीज़ को आप फैला रहे हो ना वो भी अच्छी हो और उसके अंदर जो खासियत है वो आप में भी दिखाई दे, है ना। अब आप खुद एक गंदे से इंसान लग रहे हो, है ना, कि ये खुद दादागिरी दिखाता फिर रहा है, तो कोई आपकी बात क्यों ही मानेगा, है ना। तो इसीलिए आपके अंदर वो शांति, वो पीस के होना दिखना तो चाहिए, जो लोग आपसे प्रभावित हों और लगे कि हाँ कि अगर कल को चल के मैं भी इस चीज़ को अपना लेता हूँ, मान लेता हूँ, तो मेरे अंदर भी ये सारी क्वालिटीज़ आ जाएंगी। ओके, उसके बाद है तो यहाँ पर यही बताया है कि देयर इज नो एविडेंस हाउएवर द लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट एम्बेरेस्ड इस्लाम ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम इन हिंदू सोसाइटी। बहुत सारे जो हिंदू लोग थे उन्होंने इसीलिए इस्लाम को चुना क्योंकि हिंदू धर्म में रह के उनके साथ बहुत सारे भेदभाव हो रहे थे, ठीक है। तो सबके अपने अपने पर्सनल पॉलिटिकल रीजंस थे जिसकी वजह से उन्होंने कन्वर्जन किया। फॉलोइंग द मंगोल इन्वेजन ऑफ वेस्ट एशिया मैनी पर्सन्स बिलोंगिंग टू प्रोमिनेंट मुस्लिम फैमिली फ्लैग टू इंडिया। बहुत सारे देखिए जब मंगोल का जो इन्वेजन होता है वेस्ट एशिया में तो बहुत सारे लोग ऐसे थे प्रोमिनेंट मुस्लिम जो भारत में भाग आए थे, ठीक है, वहाँ से वेस्ट एशिया से मंगोल के अटैक से। They were also a steady influx of the Afghan into Indian. Many of them enrolled them into a Turkish army। तो ये बहुत सारे जो अफगानी मुस्लिम थे इन्होंने तुर्किश आर्मी को ज्वाइन करा, यहाँ इनके ट्रेड में इंगेज हुए, ठीक है। और तो इसी से कहीं ना कहीं हमें आगे क्या देखने के लिए मिलेगा, लोधी वंश देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो लोधी थे वो भी मुस्लिम थे, लेकिन वो कौन से मुस्लिम थे, वो अफगानी मुस्लिम थे। तो कहीं ना कहीं वो यहीं से आए थे वेस्ट एशिया से जब मंगोल्स का अटैक हुआ था, ठीक है। ड्यूरिंग द नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया रिमेन कंपैरेटिवली स्मॉल, ठीक है। अगर हम बात करें भारत में मुस्लिम्स की तो उतना नंबर नहीं था कि कहीं ना कहीं वो लोग आ तो बाहर से ही रहे थे और बाहर से कितने ही लोग आ जाएंगे, इतने लोग तो नहीं आ पाएंगे जितने यहाँ पहले से रह रहे थे। The nature of the Hindu-Muslim relation, the cultural aptitude of the two will examine in the subsequent chapter were conditioned by this situation,
ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर खत्म होता है। इसमें पूरा हमने हिंदू मुस्लिम का जो रिलेशन है, नेचर है, ठीक है, कल्चर है, कैसे थोड़ी मिक्सअप होता है सब कुछ, कैसे लोगों का कन्वर्जन होता है, वो हमने सारा यहाँ पर पढ़ लिया है। ये हमारा जो चैप्टर 8 है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। होपफुली आपको जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये हमारा चैप्टर 9 होगा, जिसे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।